हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की वीडियो में हमने बात करी थी गुप्त काल के बारे में, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। और अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल के कला के बारे में, उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। गुप्त सम्राटों के समय में गणतंत्रीय राज व्यवस्था का वास हुआ। गुप्त प्रशासन राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित था। देवत्व का सिद्धांत गुप्तकालीन शासकों में प्रचलित था। राजपद वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। राजा अपने बड़े पुत्र को युवराज घोषित करता था। सम्राट प्रशासन के कुशल संचालन हेतु एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता था। इसमें अमात्य, सचिव एवं मंत्री होते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में अनेक मंत्रिमंडलीय सदस्यों के विषय में कुछ जानकारियां मिली हैं। हरिशेर के बारे में बोला गया है कि यह समुद्रगुप्त का शांति विग्रहक एवं महादंडनायक था। शाव के बारे में कहा गया कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शांति विग्रहक थे। शिखर स्वामी के बारे में कहा गया कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री एवं कुमारामात्य थे। पृथ्वीशेर के बारे में कहा गया कि वे कुमारगुप्त का मंत्री एवं कुमारामात्य था। कुमारामात्य पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग था। इन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जा सकता था। आइए बात करते हैं महादंडनायकों के बारे में। तो इसमें एक महासेनापति होता था जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महापीलुपति ये गज सेना का अध्यक्ष होता था। महाशुपति यह अश्व सेना का अध्यक्ष होता था। दंडपाशिक यह पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। इस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। विनय स्थिति संस्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत को भुक्ति, देश अथवा भोग आदि कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति यानी प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को उपरिक कहते थे। उपरिक प्रायः राजपुत्र अथवा राजवंश से संबंधित होते थे। उपरिक की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। आइए जिला प्रशासन को देखते हैं। प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभक्त होता था। गुप्त काल में जिलों की संज्ञा विषय थी। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति उपरिक द्वारा की जाती थी। विषयपति की सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसके सदस्य विषय महत्तर कहलाते थे। आइए बात करते हैं नगर प्रशासन के बारे में। प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगरों का प्रशासन नगर महापालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था। नगर के शासन के लिए नियुक्त समिति को संभवतः पौर कहते थे। आगे बात करते हैं ग्राम प्रशासन के बारे में। तो गुप्तकालीन प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी। प्रत्येक नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था। प्रत्येक ग्राम का अधिकारी मुखिया, ग्रामिक, मेहतर आदि कहलाता था। ग्रामिक की सहायतार्थ एक समिति होती थी। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण, सार्वजनिक हित के कार्य, कृषि और सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्याय प्रशासन के बारे में। गुप्तकालीन न्याय एवं दंड व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित और सुसंगठित थी। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। राजधानी में मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके अधीन नगरों व ग्रामों के न्यायाधिकारी होते थे। न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था। राजा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होता था। चीनी यात्री फाहियान के वर्णन से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। अंग भंग या मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। केवल अपराध की गुरुता के अनुरूप अर्थदंड दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में।
तो दोस्तों, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था। न्यायालय के 4 वर्ग थे: राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। दंडनायक, महादंडनायक तथा सर्वदंडनायक नामक न्यायाधीश थे। इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित हुए और पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून परिभाषित एवं पृथक हुए। ब्राह्मण पुरोहित राजा को न्याय प्रक्रिया में सहायता करते थे। तो आगे हम बात करेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। राजा के पास एक स्थायी सेना रहती थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति, रथरोही, अश्वारोही एवं गजसेना। पदाति सेना की सबसे छोटी टुकड़ी चमूए थी। गज सेना का नायक कटुक कहलाता था एवं अश्वारोही सेना का प्रमुख अश्वपति कहा जाता था और सामान्य सैनिकों को चाट कहते थे। पुलिस विभाग के पदाधिकारियों में उपरेक, दशापराधिक, चौरोदाड़ेक, दंडपाशिक एवं अंगरक्षक प्रमुख थे। गुप्तचर दूत कहे जाते थे और सामान्य पुलिस कर्मचारियों को भट या फिर भाट कहा जाता था। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी टॉपिक यानी राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उल्लेखनीय तथ्य था भूमि पर सम्राट का स्वामित्व स्वीकार करना, परंतु सम्राट भूमि से उत्पन्न उत्पादन के 6ठे भाग का ही अधिकारी था। यह कर भाग कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घट गई थी। तो टोटल 6 प्रमुख कर थे। भाग, ये भूमि उपज का 1/6वां भाग। भोग, यह राजा को प्रतिदिन दिया जाने वाला भेंट था। उद्रंग, यह एक प्रकार का भूमि कर था। उपरिकर, यह भी भूमि कर था। भूतावत प्रत्यय, यह विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर था। और शुल्क, यह बिक्री की वस्तुओं पर कर था। करों का अदायगी दोनों ही रूप में प्रचलित था: नकद यानी हिरण्य तथा मेय यानी उपज। शिल्पियों को कर के रूप में बेगार देनी पड़ती थी। भूमि कर हेतु ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु महाक्षपटिलक और कारणिक पदाधिकारी थे। न्यायाधिकरण नामक अधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निर्णय करते थे। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान की भूमि अग्रहार कहलाती थी। यह भूमि करों से मुक्त रहती थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। कल के वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल में सामाजिक जीवन एवं गुप्तकालीन कला और साहित्य के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।